नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में आपने खिलाफत आंदोलन के बारे में जाना, जिसे महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के अचूक अवसर के रूप में देखते थे और उसके साथ उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का विचार रखा। तो असहयोग आंदोलन को जानने से पहले हम इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। असहयोग का अर्थ है सरकार के साथ किसी प्रकार का सहयोग न करना। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में कहा था कि भारत में ब्रिटिश सरकार भारतीयों के सहयोग से ही चल रही है। यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले ले तो ब्रिटिश सरकार 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं चल सकती। तो कई बार आपकी जो बोर्ड की परीक्षाओं में एक प्रश्न आता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने व कब लिखी, तो इसका उत्तर आएगा महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी में। तो अब हम देखेंगे असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत के लिए सितंबर 1920 में कांग्रेस का कोलकाता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए राजी कर लिया गया था। ये विशेष इसलिए बुलाया गया था क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन है बच्चों, वो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में होते हैं। तो जब दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर में वार्षिक अधिवेशन हुआ, तो उस आंदोलन में उस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी गई। इस तरह जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। बच्चों, कई बार आपके मानचित्र के प्रश्न में आता है भाई कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ बुलाया गया, तो इसका उत्तर आता है कोलकाता। और दूसरा है दिसंबर 1920 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है वो कहाँ बुलाया गया था, तो उसका उत्तर है नागपुर। तो ये दोनों मानचित्र की दृष्टि से बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं भाई, तो आप इनको ध्यान में रखना। अब हम देखेंगे असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम। तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के लिए हम जो टॉपिक हैं, 3 बिंदु हैं, उनके आधार पर इसका अध्ययन करते हैं। शहरों में आंदोलन, दूसरा है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन, और तीसरा है आपका बागानों में स्वराज। तो इसमें सबसे पहले हम अब शहरों में आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम जो शहरों में अपनाया गया था, उसमें आपका पहला पॉइंट है शिक्षक व विद्यार्थियों ने स्कूल व कॉलेज जाना बंद कर दिया। दूसरा, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। तीसरा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और इसके स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया लोगों को। चौथा है आपका शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब होता है जो कहीं भी आने जाने का रास्ता रोक लेना। तो इस आंदोलन के दौरान महिलाएं हैं वो शराब की दुकानों के आगे बैठ जाती और शराब खरीदने वालों को शराब खरीदने से रोकती थी। आपका 5वां पॉइंट है मद्रास के जस्टिस पार्टी के अलावा प्रांतों में जो इस समय परिषद के चुनाव होने थे, उनका बहिष्कार किया गया। यदि आपको आगे भी पॉइंट लिखने हैं भाई, तो छठा आपका आ सकता है उपाधियों पर रोक लगा दी, उपाधियां हैं वो वापस दे दी गई। और 7वां पॉइंट आ जाएगा आपका विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। तो ये 2 पॉइंट यदि आपको जोड़ने हैं तो आप जोड़ सकते हैं। छठा है ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों को लौटाना, और 7वां है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना। अब हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन केवल शहरों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका जो फैलाव है वो गांवों तक, यहाँ तक कि आदिवासी इलाकों में भी असहयोग आंदोलन है वो पहुंच गया था। और
गांव-गांव तक कांग्रेस की शाखाएं हैं वो खुलना शुरू हो गई थी। तो असहयोग आंदोलन में किसान व मजदूरों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें अवध में किसानों ने बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में जमींदारों के ज़्यादा लगान वसूलने व कर लेने के खिलाफ आवाज़ उठाई। दूसरा, किसानों ने बेगार करने के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई। किसानों से उस समय बेगारी ली जाती थी, भाई बेगार वो कार्य हैं जिन्हें करने के लिए आपको वेतन नहीं दिया जाता। तीसरा, बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों के लिए नाई-धोबी बंद करने का फैसला लिया गया। मतलब जमींदारों को सामाजिक सुविधाएं हैं वो देने पर पाबंदी लगा दी। चौथा, आदिवासी इलाके हैं भी, जैसे आंध्र प्रदेश में गुडेम की पहाड़ियां हैं, वहां पर उग्र गुरिल्ला आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व है वो अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। वहां पर जो शराब की दुकानें हैं उन पर रोक लगा दी। जो पुलिस थाने हैं वो उखाड़ दिए गए, वहाँ से जो सरकारी प्रतीक हैं उनको वहाँ से हटा दिया गया। अल्लूरी सीताराम राजू है, उसने महात्मा गांधी के विचार हैं उनको आदिवासी इलाकों में फैलाया। आखिरकार 1924 ईस्वी में अंग्रेजों ने सीताराम राजू को पकड़ लिया और उसे फांसी दे दी गई। कई बार आपके एक अलग से प्रश्न आ जाता है भी कि आंध्र प्रदेश में जो गुडेम की पहाड़ियाँ हैं उसमें आंदोलन के बारे में बताएं, तो आप ये इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद में आपका अगला जो पॉइंट है वो है बागानों में स्वराज। तो बागानों में स्वराज में वहाँ पर एक कानून था 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत असम के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बागानों से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। वे जो ये चाय के बाग थे इनसे अपने घर को नहीं जा सकते थे, बल्कि वहाँ पर बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करते थे। जब उन्हें महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो उन्होंने बागान छोड़ दिए, अपने अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की और वे अपने गांव, अपने घर की तरफ चल पड़े। हालांकि उस समय रेलवे की हड़ताल थी, जिसके कारण वो रास्ते में ही फंस गए, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और वापस इन बागानों में भेज दिया। कई बार आपके ये भी प्रश्न आता है भाई बोर्ड एग्ज़ाम में कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो 1859 में यह कानून है वो ब्रिटिश सरकार ने पारित किया था, जिसके तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना आज्ञा के बागान छोड़ने की इजाज़त नहीं थी। तो अब हम देखेंगे कि इस आंदोलन का अंत कैसे हुआ। तो यह आंदोलन है वो बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े ही अहिंसक तरीके से चल रहा था कि यकायक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक शांतिपूर्वक जुलूस पर पुलिस ने डंडे बरसाए, जिससे भीड़ उग्र हो गई और उसने थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। जब महात्मा गांधी को इस घटना के बारे में पता चला तो आंदोलन को हिंसक होते देख 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब जो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अपने सारे के सारे पॉइंट हैं वो उसमें रखने हैं। असहयोग आंदोलन पर एक नोट लिखें, ये प्रश्न आपको लिखना है भाई। बोर्ड एग्ज़ाम है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर में ये प्रश्न आता है जिसमें असहयोग आंदोलन का अर्थ, उसकी शुरुआत, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम, वो सब आपने लिखने हैं और इसका असहयोग आंदोलन का अंत कैसे हुआ ये बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं भाई।